हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी लेक्चरर्स में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी में कुछ बेसिक नॉलेज बताएंगे, क्योंकि अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, आपको बायोलॉजी समझना है, तो आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें जब तक किसी भी चीज़ का बेस नहीं पता होगा तब तक हम उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज जो है हम कुछ क्लास 12th की बायोलॉजी में बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक नॉलेज है जो क्लास 12th में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कुछ जो है हमारी इकाइयाँ दी गई हैं। जो हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इकाइयाँ होती हैं। उसमें से मैं आपको सबसे पहली इकाई है वो है जनन। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी इकाई होती है वो है जनन। अब हम जानेंगे कि जनन क्या होता है। तो जनन को जानने के लिए एक लाइन में जो है परिभाषा बताई गई है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जनक अपने जैसे नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ओके, जनन है और यह हमारी सर्वप्रथम इकाई होती है। जनन को एक लाइन में अगर हम समझना चाहें तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जनक अपने जैसी नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी कि कोई भी जनक है, कोई भी पेरेंट्स होते हैं, वो जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो इसी पारस्परिक क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अगर हम जान चुके हैं कि जनन क्या है तो अब ये भी जानेंगे कि जनन कितने प्रकार से होता है। तो मुख्यतः जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है लैंगिक जनन और सेकंड है अलैंगिक जनन। ठीक है, जनन जो होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। अब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे या पता लगाएंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमने पढ़ा जनन क्या होता है, और फिर जाना हमने कि जनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक, अब इसमें हम कुछ अंतर जानेंगे कि अलैंगिक जनन में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और लैंगिक जनन में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो अलैंगिक जनन का सबसे पहला गुण होता है कि इसमें एकल संतति होती है या फिर एकल जनक होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो इसका पहला गुण होता है अलैंगिक जनन का, वह यह होता है कि अलैंगिक जनन में एकल जनक होते हैं। यानी कि
हम सभी को पता है, चाहे कोई भी जीव हो या फिर कोई पादप हो, ये मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला नर तथा दूसरा है मादा। ठीक है, विश्व भर में चाहे कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी पादप हो, मुख्यतः दो ही श्रेणी में बांटा जाता है, पहला है नर, दूसरा है मादा। तो अलैंगिक जनन में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करने के लिए या फिर जनन करने के लिए, अपने जैसे नई संतति को जन्म देने के लिए क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन में क्रिया होती है वो या तो नर के द्वारा होगी वो या फिर मादा के द्वारा होगी। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के द्वारा जो है ये जनन हो, ऐसा संभव नहीं होता है। इसमें क्या होता है, या फिर जनन करने के लिए नर भाग लेगा या फिर मादा भाग लेगी। ठीक है, और इसी के अपोजिट जो लैंगिक जनन होता है, इसमें सबसे पहला गुण होता है कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें द्विजनक होते हैं। द्विजनक का मतलब होता है कि इसमें दो लोग मिलकर के किसी भी संतति को उत्पन्न करते हैं, और वो द्विजनक होते कौन कौन से हैं, वो भी नर होते हैं और मादा होते हैं। यानी कि जो पहला जनक होता है वो नर होता है या मादा होता है, कुछ भी कह लो, और दूसरा होता है नर। ओके, तो द्विजनक में क्या होता है, पहला मादा जनक भाग लेता है और दूसरा नर जनक भाग लेता है, और इन दोनों के आपस में संबंध बनने से एक संतति का निर्माण होता है, या फिर कह लो कि एक संतति का जन्म होता है। तो अब इसका हम दूसरा पॉइंट जानेंगे कि इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है, या फिर इसका दूसरा गुण कौन सा है। इसका दूसरा गुण होता है कि जो अलैंगिक जनन है इसमें जो आनुवांशिकी होती है वो बिल्कुल समान होती है। कहने का मतलब है जो अलैंगिक जनन होगा इसमें अगर कोई जनक अपने संतति को जन्म दे रहा है तो क्या होगा, जितने भी जनक के लक्षण होंगे या जिस प्रकार से जनक दिखाई देगा, जिस उसकी बाह्य संरचना हो चाहे आंतरिक संरचना हो, उसी प्रकार से उसकी संतति में भी लक्षण जाएंगे और उसकी भी संरचना जो है बिल्कुल समान होगी। आप यह जो है स्पष्ट नहीं कर पाओगे कि जो है कौन सी संतति है और कौन सी जनक पीढ़ी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनका निर्माण जो है क्लोन होता है, क्लोन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, क्लोन। इसमें क्लोन बनते हैं, आप ये समझिए, क्लोन बनते हैं। ठीक है, ये जो है तीसरा इसका गुण है। इसमें क्या होता है, क्लोन बनते हैं। क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी। आप लोग मार्केट में देखते होंगे कि अनेक प्रकार के जो है मोबाइल फोन्स या अनेक प्रकार की सामग्रियां उपस्थित होती हैं, ठीक उसी प्रकार की जो है सेम उसी क्वालिटी की कुछ डुप्लीकेट सामग्री जो है मार्केट में उपस्थित होती हैं, जिनमें हम विभेद नहीं कर पाते। कभी कभी लेने जाते हैं और उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं, तो वही फोटोकॉपियों को हम लोग क्लोन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, क्लोन बनते हैं। ओके, अब जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो दूसरा गुण होता है, इसमें जो आनुवांशिकी होती है इसमें जो आनुवांशिकी होती है वो असमान होती है। असमान का मतलब है कि जो जनक होगा और जो जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होगी, संतति की उत्पत्ति होगी। ठीक है, या फिर जो जनक होगा वो जब अपने संतति को जन्म देगा तो क्या होगा, जो जनक है इसके गुण या फिर जो संतति है इसके गुण दोनों भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, या फिर इन दोनों का जो चेहरा है, रंग रूप है, हो सकता है चेंज हो, लेकिन ठीक उसी के अपोजिट जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जनक और संतति में जो है बिल्कुल समानता हमें देखने को मिलती है। फिर तीसरा है कि इसमें क्लोन बनते हैं अलैंगिक जनन में, लेकिन लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनते हैं।
ओके, यानी कि इसमें प्रतिलिपियां नहीं बनती हैं, इसमें एक पूर्ण रूप से विकसित संतति का विकास होता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार के क्लोन नहीं बनते हैं। फिर चौथा गुण होता है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बेसिक नॉलेज होता है, वो यह होता है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है अगर कोई लक्षण जनक में उपस्थित होते हैं तो सेम वही लक्षण उसके संतति में भी दिखाई देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जनक में कोई लक्षण दूसरे दिख रहे हों और संतति में कोई लक्षण दूसरे दिख रहे हों, तो ऐसा संभव अलैंगिक जनन में नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जो लैंगिक जनन होता है इसका चौथा गुण होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी जो लैंगिक जनन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें जो जनक होगा और जो संतति होगी इसमें हो सकता है कुछ लक्षण जनक से प्रदर्शित हों और कुछ लक्षण छिपे हों या फिर कुछ लक्षण मैच ना करते हों, तो इसलिए इसमें जो विभाजन होता है गुणसूत्रों का वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें जितने जो है गुणसूत्र जनक में उपस्थित होते हैं या जिस लक्षण के होते हैं वही संतति के अंतर भी जो है उपस्थित होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो लैंगिक जनन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें हो सकता है जो जनक है उनके सारे लक्षण उनके संतति में ना जाएं, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जनक और संतति में समान लक्षण उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब हमने जान लिया कि जो जनन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो सर्वप्रथम हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेकर के अपने जैसे नई संतति को उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी क्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। अब लैंगिक जनन में कुछ अवस्थाएं होती हैं जो हमारे कोर्स के हिसाब से या हमारे क्लास के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि जनन में जो अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं। तो जनन में मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है जनन पूर्वावस्था, दूसरा है जनन या निषेचन अवस्था, और जो तीसरी होती है वो जनन पश्च अवस्था। ओके, तो जो जनन होता है वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बटा होता है। पहला जनन पूर्वावस्था, दूसरा जनन या निषेचन अवस्था और तीसरा जनन पश्च अवस्था, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो जनन पूर्वावस्था होती है कैसी अवस्था होती है या फिर इसमें क्या होता है। फिर उसके बाद में जानेंगे जनन या निषेचन अवस्था में कौन सी पारस्परिक घटनाएं होती हैं। उसके बाद में जानेंगे जनन पश्च अवस्था में कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अब हम जानेंगे इन तीनों अवस्थाओं के बारे में।
ओके। जो जनन की अवस्थाएं होती हैं लैंगिक जनन की, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला है जनन पूर्वावस्था, दूसरा जनन या निषेचन अवस्था, तीसरा है जनन पश्चावस्था। अब हम जानेंगे कि जनन पूर्वावस्था, निषेचन अवस्था और पश्चावस्था में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो जो जनन पूर्वावस्था होती है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले युग्मक निर्माण होता है, यानी कि जो निषेचन पूर्व अवस्था होती है उसमें सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है। फिर दूसरी अवस्था होती है या दूसरी घटना होती है वो होती है युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जनन पूर्व अवस्था में पहली घटना युग्मक निर्माण होती है और जब यह क्रिया पूर्ण हो जाती है या फिर यह जो घटना है पूर्ण हो जाती है, जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है, जो युग्मक होता है उसका स्थानांतरण होता है, यानी कि वो जहाँ पर उसका निर्माण हुआ है वो वहाँ से स्थानांतरित होकर किसी दूसरे जगह पर चला जाता है, तो इस घटना को युग्मक स्थानांतरण बोला जाता है। फिर जब जनन या निषेचन अवस्था होती है तो इसमें क्या होता है कि जो जनन या निषेचन अवस्था होती है इसमें युग्मक संलयन होता है। युग्मक संलयन का मतलब होता है जो नर और मादा युग्मक होता है नर और मादा जो युग्मक होते हैं वो आपस में संलयित, यानी कि जब मिलते हैं तो उनके मिलने से किसका निर्माण होता है, जायगोट का, जिसे हम लोग हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। ओके, तो युग्मक संलयन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर के जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर जो जनन पश्च अवस्था होती है इसमें सबसे पहली घटना होती है भ्रूण निर्माण और दूसरी घटना होती है प्रसव की, यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होने लगता है और जब वो पूर्ण रूप से भ्रूण विकसित हो जाता है, ठीक है, किसी भी जीव का जो गर्भकाल होता है वो जब पूरा हो जाता है उसके बाद जो है अंततः में उसका प्रसव होता है। प्रसव का मतलब होता है उसका जन्म होता है। तो निषेचन पश्च अवस्था में 2 घटनाएं होती हैं। सबसे पहला भ्रूण निर्माण, और जैसे भ्रूण का निर्माण हो जाता है वो किसी भी जीव के गर्भाशय में विकसित होता है और जैसे ही उसका गर्भाकाल पूरा हो जाता है वैसे ही वो प्रसव की क्रिया उत्पन्न होती है उसमें, और किसी भी नए जीव का या फिर नए पादप का विकास होता है या कह लो कि जन्म होता है। ओके, अभी तक हमने पढ़ा लैंगिक जनन। अब हम जानेंगे कि दूसरे नंबर पे जो था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें कोई एक जनन भाग लेकर के अपने जैसे नई संतति को जन्म देता है, ठीक है, और यह मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं जिसमें से सबसे पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन, और तीसरा होता है मुकुलन, और चौथा होता है बीजाणु जनन। ओके, तो जो अलैंगिक जनन होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विखंडन, इसमें आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, अभी हम केवल जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे चैप्टर में या हमारे सिलेबस में आते हैं।
तो विखंडन जो होता है इसका एग्जाम्पल, अच्छा खासा एग्जाम्पल है जो आप लोग परिचित होंगे। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो है अमीबा। ठीक है, जो अमीबा होता है उसका जो जन्म होता है, उसके जो नई संतति उत्पन्न होती है वो विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ठीक है, और बहुविखंडन भी अमीबा का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि जो अमीबा है वो भी बहुविखंडन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन ये तब होता है जब विखंडन के विपरीत परिस्थिति हो। ठीक है, जब विखंडन की विपरीत परिस्थिति होती है तो उस अवस्था में अमीबा का बहुविखंडन होता है। ठीक है, विखंडन में जो है एक संतति का जन्म होता है, विकास होता है, लेकिन बहुविखंडन में एक से अधिक संतति का निर्माण या फिर विकास होता है या फिर जन्म होता है। मुकुलन तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और उसके बाद आता है चौथा बीजाणु जनन। ठीक है, इसके आपको जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आप इसके एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे जो है पेड़ पौधे देखे होंगे आप लोगों ने, जो क्या होता है उनके जो है बाहरी संरचना पे उभार निकल आता है। जैसे कि आपने क्या देखा होगा, जो आलू होती है उसके बाह्य संरचना पे छोटे छोटे ऐसे करके आँखें निकल आती हैं, इनको कहते हैं आँखें। ठीक है, या फिर जो है उभार निकल आता है, इसी को या इसी अवस्था को मुकुलन बोला जाता है। ठीक है, और ये है आलू। ठीक है, और बीजाणु जनन में क्या होता है, किसी भी फल के अंदर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, और उस फल से बीज का पहले निर्माण होगा, फिर बीज से एक नया पौधा बनेगा। ठीक है, तो इस पारस्परिक क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जिसे हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब आनुवांशिकी होती क्या है, तो वे सभी गुण या वे सभी लक्षण जो जनक से उसके संतति में जाते हैं, ठीक है, उन्हीं सभी गुणों को आनुवांशिकी के रूप में देखा जाता है या फिर आनुवांशिकी बोला जाता है। ओके, तो जो आनुवांशिकी होती है, जो जेनेटिक्स होती है, ये मुख्यतः जनक से संतति में स्थानांतरित होती है और उस संतति से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आनुवांशिकी होती है इसके जनक कौन हैं। ठीक है, यानी कि आनुवांशिकी का विकास या आनुवांशिकी जो है किसने प्रतिपादित की, तो जो जेनेटिक्स के फादर हैं, जेनेटिक्स के जो पिता हैं उनका नाम है G.J. मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिकी की खोज की या कह सकते हो आनुवांशिकी को जो है उन्हें खोजा। ठीक है, इन्होंने जो ये वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने यह सिद्ध किया कि जो जनक है उससे जो गुण संतति में जाते हैं उसे जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन से पौधे पे या कौन से पादप पे जो है अपना प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने जो है उद्यान मटर के पौधे पर, यानी कि उद्यान मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और इन्होंने जो है 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण वाले जीन लिए थे। विपर्यासी लक्षण
वाले जीन को लेकर के उनके बीच संकरण करवाया था। ये आपको चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ओके, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया था। और कभी कभी यह भी प्रश्न आ जाता है कि जो है इन्होंने कितने वर्ष जो है अपना प्रयोग किया था। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे इन्होंने सन 1856 से लेकर के सन 1863 ईस्वी के बीच जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया था उद्यान मटर के ऊपर। और उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। ओके, तो उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने अपना प्रयोग लगभग 7 वर्ष किया था। ठीक है, सन 1856 से लेकर के सन 1863 ईस्वी के बीच। लेकिन उस समय डार्विन नामक वैज्ञानिक का जो है उस समय बोलचाला था। ठीक है, कह लो कि जो है इनकी जो वैज्ञानिकी थी या जो ये खोज करते थे केवल उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखा जाता था, जिसके कारण जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो उद्यान मटर पर 7 वर्ष जो है 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों वाले जीनों को लेकर के संकरण कराया। और इन्होंने निष्कर्ष निकाला उसके बारे में जो है डार्विन ने जो है गलत साबित कर दिया कि जो है ग्रेगर जॉन मेंडल का जो भी प्रयास है या जो भी इन्होंने संकरण करवाया है, जो भी इन्होंने परीक्षण किया है वो रॉन्ग है। और इस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। लेकिन सन 1900 में लगभग 40 वर्ष के पश्चात इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो अपने प्रयास या अपने परीक्षण उद्यान मटर पे किए थे, ठीक है, उनको एक पुस्तिका में उन्होंने लिख करके रखा था और कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनको रूपांतरित करके या उनको बदल करके न्यू मेंडलिज्म का विकास किया। यानी कि नई मेंडलिज्म का विकास किया। और जो है इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की जो बातें थीं या जो प्रयोग थे उसे सिद्ध किया कि हाँ जो है जनक से उसके संतति में जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं या जो लक्षण होते हैं वो उन्हें जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और अब हम उन तीनों वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था सेरमार्क, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था बोरेनसन और तीसरे वैज्ञानिक का नाम था डी ब्राश। ओके, तो जो 3 वैज्ञानिक थे उनका नाम सेरमार्क, बोरेनसन और डी ब्राश था, जिन्होंने जो मेंडलवाद था उसको जो है न्यू मेंडलिज्म में कन्वर्ट किया था या फिर रूपांतरित किया था या फिर परिवर्तित किया था। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है कुछ वैज्ञानिक आए, जिनमें से पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम ग्रिफिथ था। ग्रिफिथ था, ठीक है। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने रूपांतरण वाद की खोज की, ठीक है। आपको वंशागत के आणविक आधार वाले चैप्टर में रूपांतरणवाद के बारे में बताया जाएगा। अभी आपको केवल हिंट दी जा रही है कि किस प्रकार से आपके चैप्टर में या आपके सिलेबस में टॉपिक्स बनते हैं। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हर्शे तथा चेज, यानी कि दो वैज्ञानिक आए हर्शे तथा चेज, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि हर्शे तथा चेज नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। और इस डीएनए को सिद्ध करने के लिए कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, हर्शे तथा चेज ने अनेक प्रकार के परीक्षण किए, अनेक प्रकार के प्रयोग किए और अंततः इन्होंने स्पष्ट कर दिया या फिर सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। फिर अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम है क्रिक, ठीक है। इन्होंने वंशागति का मूलभूत सिद्धांत बताया कि किस प्रकार से एक जनक से उसके संतति में कैसे लक्षण जाते हैं या कैसे गुण जाते हैं, ठीक है, उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, आदि बातों को जो है इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया। उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए उसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आए, जैसे कि सबसे जो महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। जो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूक्लियन नामक शब्द को जो है इन्होंने न्यूक्लियन नामक शब्द को दिया। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। ओके, फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है न्यूक्लियन नामक शब्द दिया कि जो है न्यूक्लियन ही ऐसा एक पदार्थ है जो एक जनक से उसकी संतति में जाता है। फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम है आल्टमैन, जिनका नाम है आल्टमैन। यानी कि जो आल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस न्यूक्लिक शब्द को या न्यूक्लियन शब्द को न्यूक्लिक अम्ल में बदल दिया। यानी कि जो आल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूक्लियन शब्द को न्यूक्लिक अम्ल में बदल दिया कि जो है ये न्यूक्लियन नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल है। उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए उसके बाद वाटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने
जिन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया कि जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित संरचना के रूप में होता है। फिर अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था फिर अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम है विंकिस एवं फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक्सरे विवर्तन के बारे में बताया। ठीक है, जो विंकिस एवं फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सरे विवर्तन के बारे में बताया कि किस प्रकार से एक्सरे का विवर्तन होता है। फिर एक नियम आया जो अगले वैज्ञानिक के द्वारा आया जिनका नाम था चारगाफ। ठीक है, और जो चारगाफ नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम बनाया जिसका नाम है चारगाफ का नियम। ओके, चारगाफ का नियम क्या होता है? इन्होंने बताया कि जो प्यूरीन होते हैं ये बराबर होते हैं पिरिमिडीन के। ठीक है, जो प्यूरीन होते हैं वो पिरिमिडीन के बराबर होते हैं। इसको बताया था चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने, और किसके माध्यम से? चारगाफ के नियम के माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके बाद अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने कुछ जो है नियम बताए, जैसे कि जीवन की उत्पत्ति का रसायनवाद। यानी कि कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो रसायनवाद के द्वारा होती है, यानी कि जो है जनक और उसकी संतति में जो गुण उपस्थित होते हैं, जो लक्षण जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रसायन होता है। ठीक है, या फिर केमिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ वैज्ञानिक आए जो है जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया। क्या किया? इस बात को प्रूफ किया। ठीक है, उसके बाद जो है इसका परीक्षण किया था। फिर इसका परीक्षण किया था मिलर एवं थोरे नामक वैज्ञानिक ने। फिर जो है अगले वैज्ञानिक उभर के आए और उन्होंने जो है अनेक मत दिए, जिसको हम लोग डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने अनेक प्रकार के मत रखे थे कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से जो है जीव विकसित हुए हैं। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सो